अब यहाँ पे हम लोग वैलेंसी पढ़ने वाले हैं। तो वैलेंसी का मीनिंग होता है, वैलेंसी वर्ड आया है वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नाम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी जो है इसी से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये लिथियम है उसका वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 है। बेरिलियम का 2, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल है उसका नाम हम रख देते हैं वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट सेल को क्या आउटर मोस्ट सेल नहीं कहेंगे, उसका नाम क्या कहेंगे अब? वैलेंस सेल कहेंगे। और इसको ना के कहेंगे एल कहेंगे। तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के केस में वैलेंस सेल क्या हो जाएगा? के सेल हो जाएगा। हीलियम के केस में वैलेंस सेल के हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, के हो जाएगा। लेकिन जब हम लिथियम की बात करेंगे, बेरिलियम की, बोरोन की, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये एल सेल हो जाएगा। सेकेंड सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैलेंस सेल। और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6। तो इसी तरह जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होंगे दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस सेल किसको कहेंगे जाएंगे? उसको जो कि आउटर मोस्ट सेल हैं उसको वैलेंस जो है सेल कहा जाता है। तो अब ये जो वैलेंस सेल की कैपेसिटी होती है 8 होती है, लेकिन फर्स्ट सेल का कैपेसिटी बस 2 ही होता है, क्योंकि उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है? फॉर्मूला क्या कर रहा है? 2n²। तो अगर सेल का नंबर है, के का नंबर है 1, फर्स्ट सेल है ये, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट सेल का कैपेसिटी होता है 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे जो है हीलियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आता है वो नेक्स्ट सेल में चला जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है, ये तो के सेल है, जो न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला सेल है, तो के का कैपेसिटी 1 है, के इज इक्वल टू 1। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? 2n²। तो के का जो नंबर है n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाता है। फिर लेकिन सेकेंड सेल में जो होगा, ये एल वाले सेल में क्या हो जाता है? 2 इंटू 2 सेकेंड सेल में क्या हो गया? ये तो सेकेंड सेल में है, तो 2, तो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बाकी सेल में भी 8 रहेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल जैसे ही 8 हो जा रहा है, यहाँ पे 8 हो गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो सीधा नेक्स्ट सेल में चला जाता है। जैसे के सेल में क्या था? 2 हो गया था, तो फिर जो है एल सेल में चला गया। फिर एल सेल में 8 हो गया, तो फिर एम सेल में चला गया। एम सेल में 8 हो गया, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 8 है। तो कोई भी जो सेल होगा, वैलेंस सेल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये आपको पता चला। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। और ये ऑक्टेट का मीनिंग क्या होगा? ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। और जो अब ये देखा गया कि जो इनको कहा गया हीलियम, नियन, आर्गन, आप देख सकते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, चाहे वो, और इस केस में तो 2 ही है। तो जिसमें कंप्लीटली फिल्ड सेल है, जिसके आउटर में, जिसके वैलेंस सेल में कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे के का तो कैपेसिटी 2 है, तो 2 पूरा भर गया। एन नियन का जो है कैपेसिटी 8 है, तो 8 पूरा कंप्लीट फिल हो गया। फिर आर्गन का कैपेसिटी जो है 8 है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो जिसमें जो है पूरे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए थे, जिसमें जिसके आउटर मोस्ट सेल में सारे इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करता था। तो हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब क्या है? नोबल गैस के रूप में जाना जाता है। इनको नोबल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है। तो इनर्ट का मीनिंग क्या होता है? इनर्ट मीन्स जो किसी से रिएक्ट नहीं करें,
कोई रिएक्शन शो नहीं करे। तो जनरली आप देखोगे कि अभी तो एक्सेप्शन है, लेकिन ये सब किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा मोनो एटमिक के फॉर्म में, आपने देखा था आर्गन को मोनो एटमिक के फॉर्म में रहेंगे, ये किसी से कंबाइन ही नहीं करेंगे। तो इनका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर वैलेंसी लिया जाए तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये किसी से कंबाइन नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि ये कैसे एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट है, इसीलिए इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी है जीरो। ना ये किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन, ना किसी से लेंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि जो 8 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट सेल में आ गया, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट मीन्स वैलेंसी जो हो गई जीरो हो गई। तो अब जो भी एलिमेंट होगा वो चाहेगा कि उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, कुछ जो एलिमेंट होगा जिसको जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो देना चाहेगा, और जिसके पास ज़्यादा है वो लेके अपना ऑक्टेट फुलफ़िल करेंगे। जैसे हम देखते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे के जो है वो फुलफ़िल करेगा कंडीशन, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह एल्युमिनियम आप देख लो, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का कंडीशन। तो मैग्नीशियम मैं जाऊंगी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया, दो। दो अगर ये लूज कर जाता है तो इसके पास तो आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आउटर किससे ये जो आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन था, अगर वो किसी को दे देता है, या तो देगा या शेयर करेगा, या तो लॉस पूरी तरह दे ही देगा, और नहीं तो शेयर करेगा, किसी से जो है ले लेगा। किसी का इलेक्ट्रॉन को जो है वो दूसरा एलिमेंट भी रखेगा और उसको भी देगा, शेयरिंग करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, मैग्नीशियम के पास। अब इसके पास कितना है एल्युमिनियम के पास, तो एल्युमिनियम के पास आप बाहर में देख सकते हो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो कि जिसको लूज करके ये जो है ये क्या कर सकता है, क्योंकि 2 तो थोड़ा है, 8 जो है 2 थोड़ा है, तो 2 को लूज कर सकता है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी तरह एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 होगी। उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 हो गई। उसी तरह सिलिकन, अब सिलिकन के केस में अब यहाँ पे बात जो आती है, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब 4 पे जैसे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, अब 4 पे जैसे आ जाता है तो बात जो है थोड़ी सी जो है पलट जाती है। पलटी इसलिए जाती है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है इजीली लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी भी बहुत चाहिए, हालत ख़राब हो जाए, 3 तक आते आते तो हालत ख़राब हो जाता है, 4 तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये शेयर करते हैं, ये किसी से जो है उधार लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन से उधार लेंगे, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, फिर एक हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन तीसरा इलेक्ट्रॉन, और चौथा हाइड्रोजन चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 तो ले लिया, 4 इसके पास खुद है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, इट मीन्स क्या कि इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, क्योंकि 4 इसका अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 ये हाइड्रोजन जो दिया है उसका हो गया, तो 8 पूरे टोटल हो गए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट। उसी तरह नाइट्रोजन में क्या होता है, इसके पास 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही मुश्किल, 4 में तो हालत ख़राब हो रहा था, 5 में तो और भी। तो ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है कहीं से, या तो शेयर करके, या उसको कंप्लीटली जो है कोई लॉस कर देता है, कोई दे देता है कि चलो भाई तुम ले लो, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, 5, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे या तो
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो चाहिए जैसे ही चाहिए होता है, नाइट्रोजन वैसे बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, शेयरिंग से, बहुत कुछ से, लेकिन यहाँ पे जो अभी जो स्टार्टिंग हुआ है ये, तो बस ये समझ लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए। जैसे इसमें क्या था, जैसे जो लिथियम था या बेरिलियम था, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसका काम चल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह इसका हेडेक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो गया लिथियम का। उसी तरह बेरिलियम का 2 वैलेंसी हो गया, बोरॉन का 3 वैलेंसी और कार्बन का 4। अब नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 5 है इसके पास, 3 कहीं से चाहिए, तो 3 अगर आ जाएगा तो ऑक्टेट हो जाएगा, तो 3 इसका वैलेंसी हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना, 2 चाहिए इसको, तो 2 वैलेंसी। फ्लोरीन में 7 ऑलरेडी है, 1 चाहिए कहीं से, तो इसका जो है 1 वैलेंसी हो जाएगा। और नियन में तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो 0 वैलेंसी। उसी तरह यहाँ भी चलेंगे, ऐसे ही क्रम चलेंगे। ये सोडियम में 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा देना चाहेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे, तो 1 वैलेंसी। मैग्नीशियम 2, अल्युमिनियम 3, सिलिकॉन 4 और फास्फोरस फिर जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 1 ऐसे करके ये जो है वैलेंसी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर देखते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, और कितनी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी समझ में आ गया होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और गेन करेगा जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स प्रोटॉन का नंबर 1, और इलेक्ट्रॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, एटॉमिक नंबर और 2 चीज़ आता है, एक एलिमेंट में 2 चीज़ आते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए एटॉमिक मास जो आएंगे, एटॉमिक मास जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो न्यूट्रॉन के मास भी लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होते हैं। तो मास जो होगा किसी भी एटम का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। और जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, एटॉमिक नंबर जो होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो लूज़ गेन होता रहता है, लेकिन प्रोटॉन तो अंदर में रहेगा, तो अंदर में रहेगा तो क्या होगा, लूज़ ना लूज़ कर सकता है ना गेन कर सकता है। तो इसीलिए प्रोटॉन को कंसीडर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आयनिक हो जाता है, Na+ हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया, प्लस हो गया तो इट मीन्स लूज़र है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया। तो वहाँ का जो, अगर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर लेंगे और एटॉमिक नंबर उसी को कहेंगे, तो क्या होगा, जितना इसका एटॉमिक नंबर है उससे कम हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन लिया जाता है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमेशा इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, ये एटम न्यूट्रल नहीं होगा। तो आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रॉन का, जितना नेगेटिव होगा उतना प्रोटॉन पॉजिटिव होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, नहीं अगर इक्वल होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा अगर प्रोटॉन होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा दोनों। तो बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटॉमिक नंबर जनरली क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, लेकिन आयन और पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज आयन के केस में ये जो है हमेशा ज़्यादा कम होगा। इसके चलते जो है हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन के केस में जो होगा ये नहीं होगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा सेल में जाएगा, तो K सेल में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएगा, इसमें जाएगा। अब यहाँ पे
जो हो जाएगा वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। हीलियम का कितना है 2 है एटमिक नंबर, तो 2 एटमिक नंबर मीन्स 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये न्यूट्रल है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो गया। उसके बाद जो है तो जनरली क्या होता है कि जो मास नंबर होता है उसमें से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। उसी तरह मास नंबर अगर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का नंबर दिया हुआ है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं कि, और प्रोटॉन अगर निकल गया तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में। अगर चार्ज वाला है तो वो अलग हो जाएगा। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, अभी चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के ही सेल में आ जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि फर्स्ट सेल में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो जाएगा कंबाइनिंग कैपेसिटी 0, दैट इज़ वैलेंसी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अब देखते हैं लिथियम में वही 3 एटमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 इसका जो मास नंबर हो जाएगा, 4 जो है न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा। तो इस तरह जो है फिर 2 से ज़्यादा हो गया तो जो है एल सेल में चला गया, और कंबाइनिंग कैपेसिटी अब एक इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है 1 है, तो ये 1 अगर लूज़ कर देता है तो इसका आउटर मोस्ट में स्टेबल कन्फिग्रेशन रहेगा, 2 का कन्फिग्रेशन रहेगा, तो 1 क्या हो गया वैलेंसी हो गया। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये आउटर मोस्ट सेल में 2 है और 2 लूज़ कर देता है तो उसका जो है कैपेसिटी जो हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा फील करेगा, तो इसीलिए वैलेंसी जो हो गया 2। उसी तरह 3 है एलुमिनियम के केस में, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, 3 अगर लूज़ कर देता है। 4 है तो 4 के केस में हो जाएगा 4 वैलेंसी, अगर 4 कोई दूसरा एटम आ जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का बताए हैं, तो 4 मिल जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 8 हो जाएगा। उसी तरह जो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा कि 5 है आउटर में, तो 5 है तो 5 5 को लूज़ करना बहुत ही मुश्किल, तो क्या होगा कहीं से ये 3 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर लेगा, तो क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी पूरा हो जाएगा। वैलेंस सेल पूरा हो गया तो वैलेंसी पूरा, तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा 3। उसी तरह ऑक्सीजन का 6 है, 6 आउटर में है, तो इसको 8 के लिए कितना चाहिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 वैलेंसी। उसी तरह फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 7 है, इसके पास 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 वैलेंसी, और 8 है तो 8 तो पूरा स्टेबल है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए तो 0 वैलेंसी। तो उसी तरह जो है इस तरह जो है ये शुरू होता है, शुरू होके फिर अब देख सकते हैं 1 2 3 4, और 4 के बाद सीधे आ रहा है 3 2 1 0। तो इस तरह जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी जो है इस तरह डिटरमाइन होती है। तो ये आपको समझ में आ गया हो, वही वैलेंसी किसको कहेंगे, डेफिनिट सभी एटम के पास डेफिनिट कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी, तो उसको कहा जाता है वैलेंसी कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है कि एटमिक नंबर और मास नंबर। तो एटमिक नंबर जो हो जाएगा किसी भी एटम का एटमिक नंबर जो हो जाएगा, सॉरी ये तो मास नंबर आ गया, तो एटमिक नंबर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल एटम है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, लेकिन वो जब आयन में है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है तो उस केस में हम लोग केवल प्रोटॉन का नंबर ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन का लिखा हुआ है, ये हो गया इसका ये नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे एटमिक नंबर, तो एटमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा कि मास ऑफ एटम, तो मास ऑफ एटम किसके वजह से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो अब इस एटम का अगर हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो होता है ये नाइट्रोजन है और 7 जो है एटमिक नंबर है, तो 7 एटमिक नंबर का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया इसका
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हो गया 7 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। जब नेगेटिव चार्ज 7 है न्यूट्रल एटम में, तो पॉजिटिव चार्ज भी 7 होगा, तभी तो न्यूट्रलिटी बनेगी। +7 और -7 कटेगा तभी तो 0 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 7। अब जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हमको प्रोटॉन का नंबर पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल गया, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो यहाँ पे नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पता है, और नंबर प्रोटॉन जो है हमको पता है 7 है, जो एटॉमिक नंबर से हम लोग निकाले, और टोटल नंबर मास नंबर कितना है 14। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इधर चला जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये यहाँ भी दिया हुआ है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। देखो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 8 है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 8 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जब न्यूट्रल होगा। तो अ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 8 है। तो अब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, तो 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 प्लस और 8 माइनस है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ देख लेंगे। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। मास नंबर ऑक्सीजन और सल्फर एटम को उस टेबल में निकालना है। अब है आइसोटोप, और दूसरा जो है आइसोटोप है, जिसको हमको ये पता लगाना है क्या है ये आइसोटोप। तो आइसोटोप जो होता है, तो आइसोटोप का मीनिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का ये सारे आइसोटोप है हाइड्रोजन के, एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन का, एक का सबका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, 1 ही होगा, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग होगा। तो प्रोटियम का हो जाएगा 1, उसके बाद न्यूट्रियम ड्यूटियम का हो जाएगा 2, और ट्रीटियम का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सबका सेम ही है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका, अब जैसे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये भी आइसोटोप है, सेम है, लेकिन मास नंबर 12 और 14 है। उसी तरह क्लोरीन का क्या है, 17 है, और एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर क्या है, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 37 है। तो ये जो है क्लोरीन का मास है। अब यहाँ पे जब मास की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा, और ये जो होंगे कौन से प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और या फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो फिज़िकल प्रॉपर्टी में होगा, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस जो है आएगा, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। तो अब जैसे अगर मास लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास जो होगा वो हमेशा एवरेज मास लिया जाएगा। अब देख सकते हैं परसेंटेज निकाल के फिर एवरेज मास लिया जाता है। तो इस तरह जो है हम लोग मास जो है लेंगे, एवरेज मास जब आइसोटोप के केस में। अब यहाँ पे इसका क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो आइसोटोप मीन्स व्हाट, आइसोटोप मीन्स the same atomic number, that is number of electron or proton are same but mass number is different। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट करेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो केमिकल जो रिएक्शंस भी एक तरह के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो बस इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। अब इसका यूजेस क्या क्या है आइसोटोप का, तो यूरेनियम का यूज़ फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, जो आइसोटोप यूरेनियम का होता है फ्यूल के रूप में। फिर कोबाल्ट का यूज जो होता है, आइसोटोप जो कोबाल्ट का होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आयोडीन का
गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए तो ये होगा। अब है आइसोबार। तो आइसोबार क्या होंगे? तो आइसोबार जो होगा जस्ट अपोजिट होगा आइसोटोप का। आइसोटोप के अपोजिट आइसोबार। तो वहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर जो था वो सेम था और मास नंबर डिफर करता था। लेकिन यहाँ पे जो होगा मास नंबर डिफर करेगा। न्यूक्लियन जो होगा, न्यूक्लियंस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस जो बनाता है, दैट इज न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियन कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो मास नंबर होगा सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफर करेगा। तो जैसे कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18 और दोनों का मास जो होगा 40 होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोबार हो जाएंगे। तो ये रहा आपका आइसोबार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। सो थैंक यू।